वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि जब हमने ऐसे अपना अटेम्प्ट करना है तो उसमें जो सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स होते हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले किसी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो हमने अपना एक ओपिनियन फॉर्म करना है जिसे हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। तो वो ओपिनियन हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं कंप्लीट टॉपिक के ऊपर, इनकम्प्लीट के ऊपर। हमारे पास अगर क्वेश्चन बेस्ड स्टेटमेंट आ जाती है, ऑप्शन बेस्ड स्टेटमेंट आ जाती है, तो हम कैसे अपना ओपिनियन जो है वो फॉर्म करते हैं। फिर जो इनकम्प्लीट जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन से एंगल्स जो हैं वो हमने एक्सप्लोर करने चाहिए। हम देखेंगे कि उसके अंदर कोई जियोग्राफिकल एलिमेंट है या नहीं, क्रोनोलॉजिकल कोई आइडियोलॉजिकल एलिमेंट है या नहीं। जैसा कि आपको बताया कि एसे के अंदर तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले ओपिनियन, उसके बाद हमारे पास जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, जो सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स होते हैं, और फिर होता है हमारे पास स्ट्रक्चर। पहला जो इसका एलिमेंट है, ओपिनियन हमने कैसे शेप करनी है, ओपिनियन हमने कैसे फॉर्म करना है, ये इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था। जो दूसरा एलिमेंट है सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स, कहाँ से लेकर आएँ। तो सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स के लिए एक जो टेक्निक यूज़ की जा सकती है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग की टेक्निक है। अब हम आज जो सीखने जा रहे हैं कि देखिए हमारे पास पहले एक थीसिस स्टेटमेंट आ गया, ओपिनियन आ गया, उसके बाद जो है वो हमारे पास ओपिनियन सपोर्ट, और फिर जो है वो हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़। ये जो पॉइंट है ये हमारी आउटलाइन कहलाती है। जो हमने अपनी पेपर के अंदर आउटलाइन बनानी है वो ये है कि हमारी जो सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट ढूंढने के लिए हम दो तरह के तरीके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आइडियाज़, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हमने करनी है, वो नेचर ऑफ आइडियाज़ जो है इट वेरीज फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। क्या कौन कौन से हमारे पास आइडियाज़ होते हैं। बताइए। आर्गुमेंटेटिव, कुछ ऐसे एसेस होंगे जिसके अंदर जो हमने आइडियाज़ प्रेजेंट करने हैं वो आर्गुमेंटेटिव आइडियाज़ होने चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट, कुछ ऐसे एसेस हैं, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हमने सिर्फ उसके कॉजेस और उसका इम्पैक्ट और उसका सल्यूशन देना होता है। सॉल्यूशन। तो ये जो नेचर ऑफ आइडियाज़ है, जब हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है तो उस वक्त हमने जहन में रखना है कि किस तरह का आइडियाज़ को हमने जहन से बाहर निकालना है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास लेट से एक ऐसे आ जाए कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल, अब ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे नहीं है, ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है जिसके अंदर आपने बताना है कि कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल क्या है, उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट क्या हमें फेस करना पड़ा, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक है, सोशल है, जो भी कल्चरल देख लें। फिर हमने उसके कुछ सॉल्यूशंस देने हैं। अगर हमारे पास आ जाए कि लेट से कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है जिसमें हम बताएंगे कि ये सेफ है या नहीं सेफ है। इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया, अगर ये, अब चलें ये मुझे बताया कि अगर हमारे पास टॉपिक आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है या एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। इसको दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है कि कुछ कहेंगे कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कुछ कहेंगे कि जी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो हमें नज़र आती है, हर एंगल में, पॉलिटिकल देख लें, हर कॉज। तो जब आपने टॉपिक को पढ़ना है, तो जब आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करने से पहले आपने देखना है नेचर ऑफ आइडियाज़, कि किस तरह के आइडियाज़ को हमने एक्सप्लोर करना है। अब चाहे वो आर्गुमेंटेटिव है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव कॉज एंड इफेक्ट है, चाहे आपने सोल्यूशन निकालने हैं, इसके लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो दो तरीके के, या तो बॉडी पार्ट मेथड आप अप्लाई कर लें ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए, या फिर आप पुलिस मेथड जो है वो अप्लाई कर लें। पहले हम देखते हैं कि बॉडी पार्ट मेथड जो है वो क्या होता है। जैसा कि इस टर्म से, इस फ्रेज से ही हमें पता चल रहा है कि बॉडी पार्ट मेथड ब्रेन स्टॉर्मिंग की एक ऐसी टेक्निक है
कि जिसमें हम उस टॉपिक के हर जो एंगल है, हर वो पार्ट जिससे वो बना है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, उसको हमने एक्सप्लोर करना है। लेट्स से कि हमारे पास लीजिए एक टॉपिक आ गया, मैं कहूँ जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। जेंडर इक्वालिटी ये बेसिकली इट इज नॉट अ फैक्ट, ये एक मिथ है। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट सजेस्ट? टॉपिक है क्या? बताइए कि ये एक कंप्लीट टॉपिक है कि एक इनकम्प्लीट टॉपिक है? देखिए, कंप्लीट टॉपिक वो होता है जिसके अंदर पहले से एक ओपिनियन दिया हो। तो इसके अंदर जो एग्जामिनर है उसने एक अपना ओपिनियन दिया है या नहीं? उसने कहा कि ये मिथ है। नाउ इट इज अप टू अस कि हम इसे एग्री करें या ना करें। तो एक ओपिनियन वो यहाँ पर मौजूद है, इट इज़ ए कंप्लीट टॉपिक। अब ये आर्गूमेंटेटिव भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। आर्गूमेंटेटिव इस सेंस में कि अगर आप में से कुछ कहें कि नहीं, जेंडर इक्वालिटी इज़ नॉट अ मिथ, इट इज़ अ फैक्ट। व्हाट डज इट मीन कि पाकिस्तान के रेफरेंस से अगर देखें तो एक स्टूडेंट वो ये ऐसे लिखे कि यहाँ पर अब जेंडर इन इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं टर्म या क्या कह रहा हूँ, जेंडर इन इक्वालिटी एग्जिस्ट क्या करती है, जेंडर इक्वालिटी। तो वो कह रहा है कि जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ, इट इज अ फैक्ट। वो प्रूव करेगा कि कैसे ये एक फैक्ट है कि देखिए जी कि अब आज रिसेंट जो जितनी भी लेजिस्लेशन हो रही है अर्बन एरियाज के अंदर, जितना औरतों के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं और जितनी ज़्यादा जो है वो ज़ोर शोर से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। आप कोई भी शोबा निकालें, कोई प्रोफेशन निकालें, आपको हर प्रोफेशन के अंदर जो है वो औरतें जो हैं वो आपको नज़र आएंगी मर्दों के शाना बशाना जो है, माफ़ कीजिएगा, वो काम कर रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी? जेंडर इक्वालिटी तो है, सबके साथ बराबरी का जो है वो सलूक किया जाता है। इनहेरिटेंस लॉज को देख लें कि अगर आप जो है वो कोर्ट में चले जाते हैं तो आपको इसलिए जो है वो इनहेरिटेंस से नहीं जो है वो आपको निकाला जा सकता कि जी आप एक वुमेन है तो आपको कोई इनहेरिटेंस नहीं मिल सकती, या कोई कि आपको जो एजुकेशन नहीं मिल सकती, गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करे। तो जेंडर इक्वालिटी तो है, को एजुकेशन भी है, फिर अलग से भी उनके लिए इंस्टीट्यूशंस बने हैं। तो ये एक आर्गूमेंट लिया जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये मिथ है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। उनके पास भी हमेशा ज़ाहिर है बहुत सारे रीजंस जो हैं वो होंगे, बहुत सारे ऐसे आर्गूमेंट्स होंगे। अब ये हमारे पास ऐसे है, अब हमने देखना है कि हमने इसको आर्गूमेंटेटिव स्टाइल में लिखना है या डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में लिखना है। जिस भी स्टाइल में लिखना है, जब हमने इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, तो अगर हम ये पहला तरीका अपनाना चाहते हैं, बॉडी पार्ट मेथड, तो ये क्या होगा कि इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि ये जो जेंडर इक्वालिटी है, ये एक सिस्टम है, ये जो एक फिलॉसफी है, ये जो एक फ्रेज है, ये किस चीज़ से बनी है, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इन इक्वालिटी के साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लेट्स से कि हम पहला पॉइंट जो है वो बनाते हैं, लेट्स से कि हम कहें कि लेजिस्लेशन। और ये याद रखें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो बॉडी पार्ट मेथड में होती है वो सिर्फ पॉइंट फॉर्म में होती है, कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो बनाना शुरू कर दें। कि सबसे पहले हमारे जहन में एक ख्याल आया कि जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड लॉज तो हैं या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब देखें, अगर लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है, कोई तो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सिस्टम तो बना है ऐसी। तो हमारे जहन में आगे अचानक आ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एक बॉडी ऐसी मौजूद है जो इन लॉज को इंप्लीमेंट करती है। उसके अलावा लेट्स से हमारे जहन में आया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करती हैं या जेंडर इन इक्वालिटी को प्रमोट करती हैं। लेट्स से कि एजुकेशन, ठीक है, इसी तरह सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर हमारी सोसाइटी, सोशल नॉर्म्स हैं या नहीं। कल्चरल इम्पैक्ट या कल्चरल आउटपुट, कुछ भी।
सोसाइटी, कल्चर कहाँ से निकलता है? सोसाइटी से ही निकलता है ना। तो एक तो हमारी सोसाइटी जो है वो है सब कॉन्टिनेंट, फिर हमारा जो कल्चर है एक इस्लामिक कल्चर, और दूसरी तरफ पर हमारा ये जो एशियन सब कॉन्टिनेंटल कल्चर है। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या कोई क्लैश मिलता है या नहीं, जिसकी वजह से जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इनइक्वालिटी का सामना जो है वो हमें करना पड़ता है। इकोनॉमिक गैप कह लें, जो मर्जी आप कह लें, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कह लें, कि जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई इकोनॉमिक गैप दोनों जेंडर्स में पाया जाता है या नहीं। एक और चीज़ हमारे जहन में आ सकती है कि इज देयर एनी डिफरेंस इन जेंडर और सेक्स रोल्स। आप में से अगर किसी ने जेंडर स्टडीज़ पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि जेंडर और जो सेक्स है इन दोनों में फ़र्क है। मेल फीमेल होना ये बाय बर्थ है जो आप नेचुरली एक्वायर करते हैं। जेंडर का मतलब है कि वो आइडियाज़ जो हम स्पेसिफिकली स्टीरियोटाइपली जो है वो हम एसोसिएट कर देते हैं विद द मेल एंड फीमेल बिहेवियर। अगर हमारे सामने अगर ये लफ्ज़ मेल का कॉन्सेप्ट जब हमारे जहन में गूंजता है तो हम कहते हैं कि बड़ा एक शोविनिस्टिक किस्म का बंदा, माचो मैन, ब्रेड अर्नर, बड़ा स्ट्रॉन्ग। तो ये बेसिकली ये सेक्स रोल्स नहीं हैं, ये जेंडर रोल्स हैं जो हमने एसोसिएट कर दिए हैं विद अ मैस्कुलिन एंटिटी। और इसी तरह अगर फीमेल जेंडर या फीमेल का वर्ड जब हमारे जहन में आएगा तो उसके साथ सर्टन स्टीरियोटाइप जो रोल्स जो माशरे ने असाइन कर दिए कि वो वीक होगी, वो ओबीडियंट होनी चाहिए, टिमिड होनी चाहिए, वो जो है वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं, उसको इंडिपेंडेंस नहीं दी जा सकती। ये कलर्स, सर्टन कलर्स जो है वो एसोसिएट कर दिए, एक ख़ास मॉरल बिहेवियर उनके साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। उनकी नरिशमेंट अपब्रिंगिंग पहले दिन से ही डिफरेंट है। माँ बाप जो बच्चों के लिए टॉयज़ लेकर आते हैं, जो कलर्स यूज़ करते हैं, जो ड्रेसिंग करते हैं, वो बिल्कुल। तो ये बेसिकली जेंडर जो है इट इज़ नॉट रिलेटेड विद सेक्स। सेक्स इज समथिंग एल्स, वो बाय बर्थ है, वो नेचुरल है। ये जेंडर्स हैं जो हमने, जो सोसाइटी ने थ्रू लैंग्वेज, थ्रू कल्चर जो है वो उनके साथ जोड़ रखे हैं। तो इसके अंदर कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, इसको ओवरकम, क्या ये चीज़ें, ये जो डिफरेंस है जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है या नहीं करता। इसी तरह बॉडी पार्ट के इससे रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ आपके जहन में आते जाएंगे, आपने उनको पॉइंट्स की सूरत में जो है वो लिखते जाना है। अभी तो हमने कोई 5-7 पॉइंट्स लिखे हैं, और क्या क्या जहन में आपके आ रहा है? जी शाबाश, जल्दी से मुझे बताइए एक एक पॉइंट के। अगर आपके सामने ये टॉपिक हो जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो इज वुमेन कंसिडर्ड लेस देन मैन इन रिलीजन? क्या रिलीजन में कहीं ऐसा कोई रेफरेंस मौजूद है कि औरत जो है वो मर्द के बराबर नहीं है? तो ये भी जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए क्या ये एक हर्डल हो सकती है या नहीं? तो रिलीजन का भी एक एलिमेंट आ जाएगा। चलिए शाबाश, कुछ तो बताइए, ये तो बड़ा हम सब से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसके ऊपर 20, 25, 30 पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं अभी के अभी। हाँ भाई चलो तुम बताओ, जेंडर इक्वालिटी कॉजेज ही समझ लो, कोई कॉजेज, कोई इफेक्ट अगर आपके जहन में आ रहा है कि जेंडर इन इक्वालिटी का इफेक्ट क्या होगा सोसाइटी के ऊपर। फ्रस्ट्रेशन, क्राइम, साइकोलॉजिकल क्राइम कह लें, फिर डोमेस्टिक वायलेंस। जब औरतें जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, वो इक्वल नहीं होंगी, वो तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक रास्ता जो है वो खुलता है। जब वो ब्रेड अर्नर नहीं होंगी, जब उनके पास कोई इकोनॉमिक मतलब वायबल पोजीशन नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है, तो डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ एक इशारा है कि नहीं? तो जेंडर इक्वालिटी, ये हम इफेक्ट जो इस वक्त आपके जहन में आ रहा है, अगर कोई सोल्यूशन जहन में आ रहा है, तो अगर हमने जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है तो क्या आपके कोई तजवीज़ है, कोई सोल्यूशन है आपके जहन में कि ये काम कर दिया जाए?
ले ठीक है जी, ये एजुकेशन इन्होंने कहा कि एजुकेशन ऐसी हो जिसमें जेंडर इक्वालिटी हो, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, शाबाश, ये आपने बहुत अच्छा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट कि ट्रेनिंग, सोशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मेंटल एप्टीट्यूड, हमारे रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। इसके अंदर कौन जो है वो किरदार अदा कर सकता है? एनजीओज कर सकती हैं, सिविल सोसाइटी, वाइब्रेंट लीडरशिप, एक गवर्नमेंट जिसके पास एक विविड प्लान हो वो ये कर सकती, बाकी और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और इसके कोई इफेक्ट भी आपके जहन में नहीं आ रहा, कोई पॉइंट नहीं आपके जहन में आ रहा, आप बताएं क्या कुछ ये काफ़ी है, इनफ है ऐसे हमारा हो गया। ऑलराइट, तो दिस इज़ वेरी सिंपल। अब देखें, बेसिकली जो ह्यूमन माइंड है इट वर्क्स इन 3 वेज। हमारा कॉन्शियस पार्ट होता है, सब कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस पार्ट होता है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा से सुनते आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें देखें कहीं ना कहीं जो मैंने लिखी, क्या इसमें कोई ऐसी ऑड चीज़ है जो आपको ना पता हो? कोई भी ऐसे, आपको सब पता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग की टेक्निक का यही मकसद होता है कि वो आइडियाज़, वो कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं आपके जहन में छुपे बैठे हैं उनको बाहर निकालें। तो बॉडी पार्ट मेथड एक वो तरीक़ाकार है कि जिसमें उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके जहन में है उनको पॉइंट वाइज आप अपने रफ वर्क में बाहर निकालते जाएं। तो आप 15, 20, 22 पॉइंट्स जो हैं वो अभी भी ये देखें, कोई लगभग 10-12 पॉइंट्स जो हैं वो हो गए होंगे जी। बिल्कुल, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है, ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं वो प्रमोट किए जाएं सोसाइटी के अंदर, तो ज़ाहिर डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी होगी ना, बराबरी होगी, सबकी बात सुनी जाएगी, तो ये भी जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक कदम जो है वो जी। बिल्कुल सही। चलें जी, ये वुमेन कोटा आ जाए, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ट्रू रिप्रेजेंटेशन, ये नहीं है कि एक ही ख़ानदान के जो मेल और फीमेल वही पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। तो सही मानों में जो है वो औरतों की नुमाइंदगी करने के लिए जो है, उनकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको आना चाहिए। तो और भी इस तरह के बेशुमार पॉइंट्स हमारे जहन में आ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक प्रोसीजर, एक तरीक़ाकार समझाना चाहता था कि बॉडी पार्ट मेथड ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या तरीक़ाकार है आपको पता। अब इसके बाद जब आपने ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है, सबसे पहले होती है रीअरेंजमेंट या करेक्शन ऑफ आइडियाज़। कि अब यहाँ पर देखें कि हमने बेशुमार पॉइंट्स निकाले हैं। हो सकता है कि जब हम ऐसे लिखना चाहें तो हमें लगे कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, तो आपने रफ वर्क में इसको 1 मार्क कर लिया। फिर आपको लगे कि दूसरे नंबर पर मुझे ये पॉइंट लिखना चाहिए, आपने, तो अब आपने ऑर्डर देना है। जब आपने ये ऑर्डर दे लिया 15, 20, ये सारे, इसमें अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं या 2 पॉइंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जैसे मैं कहता हूँ सोशल बिहेवियर एंड कल्चरल इम्पैक्ट, ये मुझे लगता है कि ये एक ही बात है, तो मैं इसको मर्ज करके लेट्स से मैं इसको पॉइंट नंबर 4 दे देता हूँ। तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब आपने रीअरेंजमेंट या करेक्शन ऑफ आइडियाज़ करनी होती है। जब आप रफ वर्क में ये काम कर लेते हैं, फिर आउटलाइन बनाने के लिए आपने करना क्या है? बेसिकली जो बेहतरीन पॉइंट है कि आपने आउटलाइन बनाते हुए सेम यही पॉइंट्स इसी तरह फ्रेज की सूरत में नहीं लिखने, बल्कि कोशिश करें कि इनको एक आधे सेंटेंस के अंदर इलेबोरेट करें। कि अगर आपने ये सोशल बिहेवियर का पॉइंट आपने लिखना है अपनी आउटलाइन में, आप सिर्फ ये ना लिखें कि सोशल बिहेवियर, क्योंकि आउटलाइन में जब मैं पढ़ूंगा, जब जो एग्जामिनर है जब वो पढ़ेगा कि सोशल बिहेवियर, तो उसे नहीं समझ आएगी कि सोशल बिहेवियर के मुताबिक आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप सिंपल वर्ड्स के अंदर सिर्फ एलेबोरेट कर दें कि हाउ सोशल बिहेवियर्स लीड टू जेंडर इनइक्वालिटी इन अवर सोसाइटी, या सोशल बिहेवियर इज़ अ मेजर हर्डल इन जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान।
तो हमें पता चल गया कि बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि सोशल बिहेवियर एक हर्डल है। अब मैं अपने ऐसे के अंदर जाकर इलेबोरेट कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा कि सोशल बिहेवियर किस तरह हर्डल बन रहा है, वो रूरल एरियाज़ के अंदर, अर्बन एरियाज़ के अंदर, फिर हमारे जो है वो लैंडलॉर्ड्स, जो हमारा एग्रीकल्चरल सोसाइटी है उसका जो इम्पैक्ट, तो ये सारी, तो आपने आउटलाइन के अंदर ये पॉइंट्स नहीं लिखने, आपने इनको एक आधे सेंटेंस के अंदर इनको अब आपने इलेबोरेट कर देना है। आपने रीअरेंजमेंट कर ली, और रीअरेंजमेंट करते हुए जब आपने आउटलाइन बनानी है तो आपके ये इसी तरह ये पॉइंट्स बनते जाएंगे। अब देखिए इसमें ये हौज पौज है, कहीं हमने कॉज लिखे हुए, कहीं हमने इफेक्ट लिखे हुए, कहीं हमने रिकमेंडेशंस लिखे, सॉल्यूशंस लिखे, तो ये भी आपने रफ वर्क के अंदर इनको डिमार्केट कर लेना है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो सबसे पहले आप जो कॉजेज हैं, आप ये भी कर सकते हैं C1, C2, C3, आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे कॉजेज के पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद E1, E2, जितने भी आपने इफेक्ट्स निकाले हैं, फिर रिकमेंडेशंस S1 या R1, वो आपको पता चल जाएगा कि मेरे रफ वर्क में कितनी रिकमेंडेशंस हैं, कितने इफेक्ट हैं और कितने कॉजेज हैं। तो फिर उसको आप जब आउटलाइन बनाएंगे तो 1 मिनट में आपकी जो है वो आउटलाइन डेवलप हो जाती है। बड़ा सिंपल एक तरीक़ाकार है। ये तो पहला तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का। दूसरा जो तरीका है वो है पुलिस मेथड। इसको मैं अब कर दूं इरेज। जी बिल्कुल, जब जियोग्राफिकल लिमिट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके ऐसे के अंदर जब आपने जेंडर इक्वालिटी की बात करनी है तो आपने सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करनी, यस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये भी आपने कि क्या ये जेंडर इक्वालिटी जो है ये पास्ट में थी या नहीं। तो आप इसे रफ वर्क में इसका पॉइंट बनाएंगे कि ये सिर्फ एक प्रेजेंट फिनोमिना है या नहीं, क्या ये डेवलप वर्ल्ड जो है उसका फिनोमिना है या फिर ये अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज उनका फिनोमिना है। तो आइडियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, ये सारे लिमिटेशंस हमने यहाँ पर अपने रफ वर्क में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए लिखनी है, क्योंकि हमें पता है कि क्या चीज़ें हमने कौन से आइडियाज़ निकालने हैं। अब आ जाता है पुलिस मेथड। पुलिस मेथड क्या है? पुलिस का काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, बिल्कुल पूछ-गुछ करना, क्वेश्चन करना, कि जब अगर कोई इंसिडेंट हो गया तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो वो कैसे करती है? वो क्वेश्चंस करती है, मोटिव ढूंढती है कि कौन था, कहाँ से आया होगा, उसने ऐसा क्यों किया होगा, कहाँ भागा होगा। तो पुलिस मेथड ये तरीकाकार है कि आप पॉइंट्स ना बनाएं, आप क्वेश्चंस निकालें। हमारे पास यही टॉपिक है। अब हमने वो पॉइंट्स, हमें वही पता है जो हमने लिखे हैं, लेकिन ये एक तरीकाकार है आउटलाइन बनाने का, ये एक तरीकाकार है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, जो जिनका क्रिएटिव, इन्वेस्टिगेटिव, एनालिटिकल माइंड है उनके लिए ये ज़्यादा आसान रहता है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए क्वेश्चंस बनाएं। जब आपने, अब ये देखें, मैं कहता हूँ सबसे पहले, इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ और नॉट? सबसे पहले कि ये मिथ है भी या नहीं, तो मैं अपने ऐसे के अंदर ये चीज़ भी डिस्क्राइब कर सकता हूं कि मेरा क्या मानना है। प्रेजेंट का फिनोमिना है या नहीं, ये इसी तरह। क्या जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी का मिथ होना सिर्फ
थर्ड वर्ल्ड गरीब मुल्कों के अंदर ही है? क्या डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जेंडर इक्वालिटी इन ट्रू स्पिरिट क्या हमें नज़र आती है या नहीं? तो ये हमने डिबेट करनी है अपने ऐसे के अंदर। To what extent economic exploitation lead to gender inequality? ब्ला ब्ला बेशुमार जो हमने पहले सारी एक्सरसाइज की है, ये वही एक्सरसाइज है, सिर्फ तरीक़ेकार मुख्तलिफ है कि उन सारे पॉइंट्स को आप क्वेश्चन की सूरत में जहन में सोचें और उनके क्वेश्चंस जो है वो आप रफ वर्क में निकाल लें। तो इसी तरह आपके पास 20-22 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये आपका रफ वर्क है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ये आउटलाइन नहीं है। याद रखें, ये हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग है। अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए पुलिस मेथड इस्तेमाल करते हैं तो फिर जब आपने उसकी आउटलाइन बनानी है तो फिर सबसे पहले तरीकाकार क्या होता है कि रीफ्रेज दीज क्वेश्चन स्टेटमेंट्स इनटू सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग की है सवालिया अंदाज में, लेकिन आउटलाइन क्वेश्चन स्टेटमेंट में नहीं लिखी जा सकती। क्यों नहीं लिखी जा सकती? क्योंकि ऐसे के अंदर तो हमें एक फर्म ओपिनियन लेना पड़ता है। तो अगर हम अपने पूरे ऐसे के अंदर हमें पता ही नहीं है कि हमारा ओपिनियन क्या है, हम एग्री कर रहे हैं कि डिसएग्री कर रहे हैं, तो वो तो शुरू से ही क्रॉस लग जाएगा। तो जब आपने इनकी आउटलाइन बनानी है तो आप क्या करेंगे कि इन तमाम क्वेश्चंस को सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल कैसे? देखें, इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ और नॉट? अब ये क्वेश्चन मैंने सोचा, इसका आंसर मेरे जहन में क्या आता है? मैं कहता हूं जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ बिकॉज वुमेन एवरीवेयर, बहुत सारे वर्ड्स चेंज किए जा सकते हैं, इज कंसिडर्ड लेस देन मैन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसको चाहे थोड़े सेंटेंस में लिख लें, ज़्यादा। अब हमने इस क्वेश्चन को क्या किया है कि रीफ्रेज करके इनटू सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो सारे इन क्वेश्चंस को आप कन्वर्ट करते जाएंगे। जब आप कन्वर्ट कर लेंगे फिर सेकंड मेथड होगा कि रीअरेंजमेंट ऑफ योर आइडियाज़। कि हो सकता है कि आपको लगे कि ये पॉइंट मेरा अच्छा है, मैं इसको पहले नंबर पर लिखना चाहता हूँ, ये पॉइंट ज़्यादा बेहतर है, इसको मैं सेकंड। तो अब आपने पॉइंट बना लिए, फिर उसी तरह कॉजेज, इफेक्ट, रिकमेंडेशन साइड पे निकाल ली, तो आपको पता चल गया कि लो भी ये मेरी ब्रेन स्टॉर्मिंग है। अब इसके मुताबिक मैंने अपनी आउटलाइन, ये जो तरीक़ेकार है इट इज़ टाइम टेकिंग, और जब तक इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें, आप इसके मुताबिक ब्रेन स्टॉर्मिंग करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन हमें आदत नहीं है सोचने की, इतना हमने पढ़ा भी नहीं होता, इतनी रिसर्च भी नहीं होती, तो क्वेश्चंस निकालना आसान नहीं है। तो लिहाजा आई वुड सजेस्ट कि जब आप कोई टॉपिक पकड़ें, उसके ऊपर जो बॉडी पार्ट मेथड है उसको अप्लाई कर रहे हैं, कंपैरेटिवली वो इजी है ब्रेन स्टॉर्मिंग की टेक्निक को सामने रखते हुए। तो उसके बाद उसी तरह जो है वो आपकी आउटलाइन बन जाती है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर यहाँ पे अभी आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमारा जो सेकंड पॉइंट था कि हाउ टू डेवलप सपोर्टिंग आइडियाज़, ओपिनियन बना लिया। अब उस ओपिनियन को सामने रखते हुए जो मैंने अपनी आउटलाइन बनानी है वो कैसे बनानी है, ये दो तरीके हैं। तो इन तरीक़ों को अप्लाई करते हुए जो भी इनमें से आपको बेहतर लगे, आपने वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, रीअरेंजमेंट करनी है, और उसके बाद आपने अपने नीट जहाँ पर आप पेपर कर रहे हैं वहाँ पर जो है वो आप आउटलाइन अपनी बना सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? पैराग्राफ नहीं, आउटलाइन में सिर्फ सेंटेंसेस बनाएंगे, पैराग्राफ नहीं। पैराग्राफ तो आगे जो थर्ड पॉइंट है, जो स्ट्रक्चर है, जो आपको मैंने पहले भी बताया कि पहले थीसिस स्टेटमेंट, फिर ओपिनियन सपोर्ट और फिर डेवलपमेंट। अभी हमने सिर्फ अपने ओपिनियन जो थीसिस स्टेटमेंट है उसकी सपोर्ट निकाली है,
अभी हमने इनको डेवलप आगे करना है। तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है आपका? आउटलाइन में जो सॉल्यूशंस है वो हम एंड में रखेंगे और जो सर कॉजेज और उसकी रीजंस होंगी इशू की ओके, उसके साथ रखेंगे या उनको अलग अलग एक ही सेंटेंस में देंगे या ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है वो दो पहलू हैं कि देखें, अगेन ये चीज़ें जो हैं ये वेरी करती हैं फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। जैसे अगर हमारे पास टॉपिक आ जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया इन मॉडर्न वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा ऐसे है जिसके अंदर वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया। हमने कोई मीडिया के कॉजेज नहीं ढूंढने, हमने ढूंढनी है कि रीजंस वाई मीडिया इज इम्पॉर्टेंट। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर हमारा बेसिकली जो पोर्शन है ये वेरी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इसमें कॉजेज तो 15 लिख दें और उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सिर्फ 3 पैराग्राफ के अंदर लिखें और एंड पे जो है वो 8-10 सोल्यूशन दे दें और हमने कहा बड़ा अच्छा ऐसे लिखा है। तो जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है उसको आपने पहले अपने फोर फ्रंट पे रखना है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये चीज़ शायद ऑड लग रही है कि मैं रीजंस पहले लिख रही हूँ, इफेक्ट पहले लिख रहे हैं और कॉजेज़ बाद में लिख रहे हैं, तो फिर आपको कॉजेज़ के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है वो आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ 2-4-6 कॉजेज़ लिखनी है और वो भी आप कोशिश करें कि अगर उनको आप मर्ज कर सकते हैं, 1-2 कॉजेज़ को 3 कॉजेज़ को एक पैराग्राफ के अंदर ले जाएं, फिर अगले 2 कॉजेज़ जो है उनको तो 3-4 पैराग्राफ बना के आप फ़ौरन जो है वो स्ट्रेट अपने जो है वो टॉपिक की तरफ आए, उसकी इंपॉर्टेंस की तरफ। पहला जो एक एंगल। दूसरा आपने पूछा कि जब हम आउटलाइन बना रहे हैं तो कॉजेज़ और उसका इफ़ेक्ट इकट्ठा लिखना चाहिए या अलग-अलग लिखना चाहिए। तो इकट्ठा नहीं लिखें, अलग-अलग लिखें ताकि आपकी आउटलाइन की भी एक अच्छी लेंथ नज़र आए। 1-2 पेज के ऊपर आपकी जो है वो आउटलाइन बनी हो, काफ़ी सारे आपके पास पॉइंट्स हों, तो उससे ये ज़रा एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि आपके पास सफिशेंट मटेरियल है टू राइट एन ऐसे। तो इसको एक ही लाइन में ना लिखें, इनको अलग लिखें। अगर हमारे पास जो आर्गूमेंटेटिव ऐसे है, आर्गूमेंटेटिव ऐसे की आउटलाइन इस तरह नहीं लिखी जाती कि पहले आप कॉजेज़, क्योंकि उसके अंदर तो कॉजेज़ इफेक्ट है ही नहीं, उसके अंदर हम आर्गूमेंट्स लिखते हैं। उसके ये जो पुलिस मेथड है ये बेसिकली आर्गूमेंटेटिव ऐसे के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जाता है। उसमें आप ये कर सकती हैं कि आपने अपना जो ओपिनियन है, जो सबसे पहले अपोजिंग आर्गूमेंट, और उसी लाइन के अंदर आपने उसको निगेट कर देना। फॉर एग्जांपल कैसे, देखिए कि हमारे पास ये टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। मैं इसको आर्गूमेंटेटिव ऐसे के अंदर लिखना चाहता हूं और मैं क्या लिखूंगा, मैनी बिलीव दैट Pakistan has done enough for gender equality, but this belief is weak, या चले full of flaws in its very core। ये मेरा आर्गूमेंट है। इससे पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ के अंदर मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा ओपिनियन क्या है। पहले अपोजिंग आर्गूमेंट और उसके बाद जो है वो मैंने अपना आर्गूमेंट जो है वो प्रेजेंट कर देना। इसी तरह ये आउटलाइन के अंदर मैं नेक्स्ट पॉइंट बनाता हूं, education is a tool to impart gender equality, but unfortunately in Pakistan it has created a wide it has created a concept that by its nature it divides
बोथ द जेंडर। एक मेरा पॉइंट है कि एजुकेशन का बेसिक मकसद है कि वो जेंडर इक्वालिटी, हार्मनी आए, ब्रॉड माइंडेडनेस और ये सारी चीज़ें। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन है, इसने बाय इट्स वेरी नेचर कि एक स्पेसिफिक एजुकेशन ऐसी डिज़ाइन की गई है जिसकी वजह से दोनों जो जेंडर्स हैं इनके अंदर फर्दर डिवीजन आई है, इक्वालिटी नहीं आई। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैं वो सारी रीजंस लिख दूंगा। तो आर्गुमेंटेटिव के अंदर तरीक़ेकार और है। जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव एसे से रिलेटेड, तो उसमें आप कॉजेज़ अलहदा लिखें, उसका इम्पैक्ट, उसकी रीजंस हमेशा अलहदा लिखें, सॉल्यूशंस अलहदा लिखें। तो ये आपके इस तरह 4 पोर्शन बनते हैं और एंड पे कंक्लूजन की हेडिंग। पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आप जब आउटलाइन बनाते हैं तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग देकर नीचे आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट लिख देना होता है या अपना एक सिंपल पॉइंट जो भी आप कहना चाहते हैं उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर। फिर आपकी हेडिंग आ जाएगी कॉजेज़, तो कॉजेज़ के नीचे जो है वो आपके 5, 7, 8 इसी तरह पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर आपकी हेडिंग आ जाएगी इम्पैक्ट या इफेक्ट के नीचे आपके 5, 7 पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर आपके आ जाएगा रिकमेंडेशंस में 6, 7 पॉइंट्स आ जाएंगे और फिर आपका एंड पे आ जाएगा कंक्लूजन। तो ये आपकी एक पूरी आउटलाइन जो है वो बन जाती है हेडिंग्स के साथ। जो आर्गुमेंटेटिव है उसके अंदर हमारी हेडिंग्स नहीं बनती, उसके अंदर हमारे ये इस तरह पॉइंट्स बनते हैं। इसी तरह आप पॉइंट बाय पॉइंट चलते जाएंगे। ऊपर आपने हेडिंग दी है आउटलाइन, नीचे आप मार्कर के साथ हेडिंग देंगे थीसिस स्टेटमेंट, और आप वो बड़ा सा ऊपर जो है वो थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। और उसके बाद जो है वो आप नीचे अगर लिखना चाहें कि सपोर्ट तो ठीक है, ना भी लिखना चाहें तो आप इसी तरह सारे पॉइंट्स जो हैं वो बनाते जाएंगे और एंड पे आप कंक्लूजन की हेडिंग दे देंगे। और जो आपने कंक्लूजन निकालना है वो आपने ऐसे लिखने से पहले नहीं अपने आउटलाइन में लिखना। जब आप सारा ऐसे लिख लें, जब ऐसे कंप्लीट हो जाए, कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख लें, तो फिर वापस आकर जहां पर आपने हेडिंग दी है आउटलाइन में कंक्लूजन की, तो वो एक लाइन जो आपने कंक्लूजन निकाला है वो आपने सिर्फ एक सेंटेंस जो है वो आउटलाइन के अंदर लिख देना। तो ये तरीकाकार है जिस तरह आप जनरेट करते हैं अपनी आउटलाइन। ओके, एक और टाइप का ऐसे होता है जी। अभी हम देख रहे हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करने, नेचर ऑफ आइडियाज, आर्गुमेंटेटिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। एक और ऐसे की टाइप होती है, उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है। उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। वो होते हैं पर्सनल एसेस या लिटरेरी एसेस, उनको जो भी आप कह लें, फिलोसफिकल एसेस कह लें। उनकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो डिफरेंट है। वो तरीकाकार क्या है उसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास लेट से ऐसे आ जाए, we do not talk about our cause, we talk about our opponents। ये हमारे पास ऐसे आ गया। पहले तो हम देखेंगे कि ये ऐसे की टाइप क्या है। इसे सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये एक पर्सनल या लिटरेरी ऐसे है। जो पर्सनल और लिटरेरी ऐसे हैं इसके अंदर जो आइडियाज़ आपने किस एंगल पर, अब यहाँ पर क्या कॉजेज निकालेंगे, क्या इफेक्ट निकालेंगे, क्या आर्गूमेंट्स निकालेंगे। इसके अंदर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के तरीकाकार है वो ये होता है कि इसके अंदर जो हमने नेचर ऑफ आइडियाज़, चलिए पहले इस तरह कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि इस तरह के एसेस के अंदर जो नेचर ऑफ आइडियाज़ हैं वो कौन से एक्सप्लोर करते हैं। जैसे पीछे तो देखें, अभी हमने एक ऐसे के ऊपर कौन सा ऐसे जिसके ऊपर अभी हमने एक्सरसाइज की है, जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। उसमें हमने देखा कि एजुकेशन है, इकोनॉमी है और क्या ये सारी। इसके अंदर सबसे पहले एक्सप्लोर किया जाता है इंडिविजुअल को। ये कैसे, ये भी पूरा तरीक़ेकार अभी हम क्लास के अंदर समझेंगे। उसके बाद फैमिली, उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद कंट्री, उसके बाद वर्ल्ड। इस तरह के एसेस के ऊपर जब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है
तो हमने कौन से पॉइंट्स निकालने हैं? सबसे पहले एक इंडिविजुअल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे पास ये ऐसे है कि वी डू नॉट टॉक अबाउट आवर कॉज, वी टॉक अबाउट आवर अपोनेंट्स। पढ़ाई की, नौकरी नहीं मिली, हम ये नहीं कहेंगे कि हो सकता है कि मेरी जो एजुकेशन है इट इज़ मीडियोकर, या मैंने अच्छे ग्रेड्स नहीं लिए, मैंने मेहनत नहीं की। हम क्या कहेंगे? सिस्टम खराब है, करप्शन है, पैसा चलता है, मेरिट है ही नहीं, नेपोटिज्म है, क्रोनीइज्म है, कोई रूल ऑफ लॉ की बात ही नहीं करता, अपने बंदे लगाते हैं बस। ये वी डू नॉट टॉक अबाउट आवर कॉज। अगर मैं पढ़ाई नहीं कर सका, मैं डॉक्टर नहीं बन सका, तो मैं कहूँगा शुक्र है भाईजान डॉक्टर नहीं बने, नहीं तो जितना ये देखें इंजेक्शन लगा लगा के लोगों को मारी जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, इनके अंदर कोई हमदर्दी नहीं है। वी डू नॉट टॉक अबाउट आवर कॉज, वी टॉक अबाउट आवर ओपोनेंट। तो इस तरह के ऐसे के अंदर सबसे पहले एक इंडिविजुअल, उसके लिए क्या जरूरत? तो फोकस ऑन योर सेल्फ। अगर हम अच्छा प्रोफेशन नहीं हासिल कर सके, हम स्टेट को, गवर्नमेंट को, सिस्टम को बुरा कहते हैं। अगर हम फैमिली के अंदर एक अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं बना सके, हर देखें आज जिससे भी बात करें वो कह रहा है करप्शन है, हालात बड़े ख़राब हैं, जगह नहीं मिलती, सड़क पे चले जाएं। ये अभी मैं आ रहा था तो जो है वो एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो गाड़ी को मार गया, अब मैं उसे बुरा भला कह रहा हूँ। अब इसी तरह जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं अपनी गाड़ी निकाल लूँगा। तो हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, हम हमेशा जो है वो दूसरों को बुरा कहते हैं। तो इसमें हमने जब ऐसे लिखना है तो सबसे पहले हमने किसको एक्सप्लोर करना है? हमने इंडिविजुअल को एक्सप्लोर करना है। तो इसके अंदर जब हम इस ऐसे को सामने रखते हुए ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो देखिए जो एक इंडिविजुअल है उसका माशरे के अंदर उसकी क्या एम्स, एम्बिशंस, एस्पिरेशंस कोई तो है ना। तो सबसे पहले बेसिक ह्यूमन नीड्स, बेसिक ह्यूमन नीड्स जो है वो इंसान की पूरी होनी चाहिए, उसके लिए उसे मेहनत करनी चाहिए। अगर वो उसको हासिल नहीं करता तो वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है। तो ये ब्लेम गेम ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप मेहनत करते, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी, आपने नहीं मेहनत की, स्कूल में नहीं जाते। जी बेटा। जी जी मैं समझ रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही ना, वो हमारा अपोनेंट तो हम उसे ही कह रहे हैं ना कि ये है जिसने मुझे ख़राब किया, ये है अगर मैं अमेरिका में होता तो मेरी इतनी तनख्वाह होती, अगर मैं अमेरिका में होता तो मुझे कोई जो है वो परेशानी ना होती, मैं सेफ होता। तो हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हम खुद कुछ नहीं कर रहे। जहाँ पर मुझे मौका मिलेगा मैं करप्शन कर लूँगा, लेकिन मैं दूसरों को भी बुरा भला कहूँगा, अपने आप को मैं ठीक करने की, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करूँगा। आज देखें हर कोई कह रहा है कि दूसरे गलत हैं, इसका मतलब सारे ही गलत हैं। फिर हम खुद भी तो, हम उसको तो नसीहत कर रहे हैं लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हम कोई भी कोशिश नहीं कर रहे। क्या जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, 12, 14, 16 घंटे लगा रहे हैं, क्या सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं? नहीं। जब पेपर होगा तो कहेंगे पेपर बड़ा मुश्किल था, एग्जामिनर नहीं ठीक था, एग्जामिनर लड़ाई करके आ गया था, ये तो फेल करने वाली बात हो गई, ये तो सिलेबस से आउट आ गया। तो हम हमेशा ऐसे ब्लेम निकालते हैं, ऐसे कोई ना कोई हमें बहाना चाहिए दूसरों को गलत साबित करना और अपने आप को दुरुस्त। हमने अगली दफ़ा भी वही करना है। तो पहले हम अपने आप को तो चेंज करें। तो जब हम ये बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी ज़ात को देखना चाहिए। तो जब हम इंडिविजुअल को एक्सप्लोर करेंगे तो इंडिविजुअल को एक्सप्लोर करते हुए किन चीज़ों को ज़हन में रखना है, उसकी जो बेसिक ह्यूमन, रोटी, कपड़ा, मकान, ये पूरी हो रही हैं, इसको पूरी करने के लिए वो एफर्ट कर रहा है या नहीं, क्या सिस्टम कोई उसके रास्ते में रुकावट क्रिएट। अभी हम देखेंगे इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए कौन से पॉइंट्स हमने बेसिकली लिखने हैं। तो उसका कोई तो फ्यूचर एम्बिशन होगा कि नहीं, कुछ तो उसके एम्बिशंस होंगे ना।
उसके क्या एम्बिशंस होंगे? बताइए कि वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर ले, ऐसा ही है ना? फैमिली को लेके, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ काम कर ले, उसके अलावा और क्या, अच्छा उसे कोई नौकरी मिल जाए, कोई कारोबार मिल जाए, कोई पैसे आ जाएं, एक बेहतरीन, एक लेविश लग्जूरियस लाइफ गुजार सके। इनको पूरा करने के लिए माशरे के अंदर एक इंडिविजुअल कितनी मेहनत करता है, और मेहनत के दौरान वो किस हद तक जो है वो अपने आप को दुरुस्त करता है, और किस हद तक वो सारा सिस्टम है जो उसके रास्ते में रुकावट बनता है। इसी तरह फैमिली आपको क्या देती है? बेसिकली एक स्टेटस देती है। जैसे यहाँ पर हमारे जैसे मुल्कों के अंदर केस सिस्टम है, ज़ात पात का निज़ाम, ये जैसे अभी एक स्टूडेंट ने यहाँ पर कहा कि नेपोटिज्म है, तो किस तरह एक फैमिली स्टेटस जो है वो माशरे में आगे बढ़ने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए किस तरह एक हिंड्रेंस बन सकती है, या किस तरह वो आपके लिए एक एज बन सकता है, एक अच्छा, एक पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है। तो अगर आप जो है यू आर बोर्न विद द सिल्वर स्पून इन योर माउथ, तो आपको आराम से जो है वो शोफात के अंदर, LGS के अंदर आप एडमिशन भी ले लेंगे, बाहर अब्रॉड भी आप हायर एजुकेशन के लिए चले जाएंगे, आके आप अपनी कंपनी बिजनेस भी संभाल लेंगे, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर यू। तो वो बेचारा जो किसी प्रोलेटेरिएट क्लास के अंदर, किसी मजदूर के घर जो बच्चा पैदा हो गया है, तो वो जो गांव के अंदर जो लैंडलॉर्ड है, जो शहर के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कैपिटलिस्ट है, वो किस हद तक चाहेगा कि ये बच्चा मेरे बराबर आकर खड़ा हो जाए, और वो उस स्टेटस को एक्वायर करने के लिए खुद कितनी मेहनत कर, कहाँ। तो इसमें हमने जस्टिफाई करना है कि कहाँ तक हम ब्लेम दे सकते हैं और कहाँ तक हमें अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है। तो किस तरह स्टेटस जो है एक फैक्टर है तरक्की के लिए, या हमारे जैसे होता है ना, किस्मत है, मुकद्दर है और मेहनत है। तो कभी कभार हम खूब मेहनत करते हैं लेकिन वो चीज़ किस्मत में नहीं होती। तो इसी तरह वो रोज़, वो सोशल स्टेटस, वो कल्चरल स्टेटस जो एक बड़ी बर्डन जो है वो बन जाता है। इसी तरह सोसाइटी का काम क्या है कि वो इकोनॉमिकली वायबल हो, कि वहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हों, ब्रॉडर आउटलुक हो। ऐसे माशरे जो कन्वेंशनल हैं, जो ट्रेडिशनल हैं, जो नैरो माइंडेड होंगे, वहाँ पर एक इंडिविजुअल का, अभी हम जेंडर से, तो उनमें जो फीमेल का आना आगे मुश्किल होता जाएगा। समझ आ रही? तो किस तरह सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिकली, कल्चरली अपना किरदार जो है वो अदा कर सकती है। जैसे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर बैठे हैं, अक्सर अंग्रेज़ बड़ा सियाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे जहन में बस चुका है। हम हमेशा अपने माशरे को कि हम तो भाई पुरानी सोच, हम तो 100 साल पीछे हैं, वो हमसे आगे, हम नहीं उनसे मिल सकते। तो ये एक सोशल लेवल पर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, वो कितनी बड़ी एक हर्डल है जिसकी वजह से हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। अगर इसी तरह पॉलिटिक्स में कुछ हो जाए तो हम कहते हैं नहीं भाई ये तो कोई और ही करवा रहा है। तो हम हमेशा जो है वो ऐसे रास्ते ढूंढते हैं। इसी तरह कंट्री भी, जैसे आपके लिए वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशल प्लेटफॉर्म ऐसा आपको प्रोवाइड करे, एटसेट्रा, ये सारे एंगल्स जो हैं वो हमने एक्सप्लोर करने। फिर दुनिया के अंदर वी हैव डिफरेंट प्लेयर्स। कुछ सारे मुल्क एक जैसे तो नहीं हैं। हमारे पास डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो कहते हैं कि जो एलीट क्लास है ना, इट डज नॉट नीड मोरालिटी। जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, दे डोंट हैव मोरालिटी। मोरालिटी सिर्फ मिडिल क्लास के अंदर ही हमें पाई जाती है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। गरीब आदमी बेचारा वो सर्वाइवल करेगा, जंग लड़ेगा, कि वो मोरालिटी देखेगा। भूख से उसके बच्चे मार रहे हैं तो वो कहे नहीं मैंने चोरी नहीं करनी, मैंने ये नहीं करना। तो अगर वो इस किनारे तक पहुंच जाएगा तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो जो अमीर है उसको ज़रूरत ही नहीं, उसके पास पैसा है। तो ये चीज़ें, तो जो डेवलप्ड वर्ल्ड है
वो दुनिया को अपने एक नज़रिए से देखती है। फिर इसी तरह जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो मिडिल क्लास है, फिर इसी तरह जो अंडर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड है, बल्कि अंडर डेवलपिंग कहना चाहिए, जो गरीब ममालिक हैं, ये किस तरह, तो ये बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूँ, ये वो ब्रॉडर एंगल्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है। लेकिन जब हम इनको जहन में रखेंगे तो हमने कौन से एंगल्स एक्सप्लोर करने हैं? सोशल, ये फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल। जब हम इंडिविजुअल को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह सोशल फैक्टर्स जो हैं वो इंडिविजुअल के लिए एक हर्डल बनते हैं, किस तरह पॉलिटिकल फैक्टर्स बनते हैं, किस तरह इकोनॉमिक फैक्टर, किस तरह रिलीजियस, किस तरह कल्चरल। जब हम फैमिली को डिस्कस करेंगे तो अगेन हम इन सारे पॉइंट्स को जो है वो जहन में रखेंगे। जब हम सोसाइटी को डिस्कस करेंगे तो इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखेंगे। जब कंट्री को, जब दुनिया को, ये फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स के साथ हमने इन तमाम एंगल्स को एक्सप्लोर करते हुए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है इस तरह के एसेस की। इसके ऊपर जो प्रैक्टिस है वो इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में करेंगे इसी ऐसे के ऊपर, कि अगर लेट्स से कि इस तरह का ऐसे आ जाए तो कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, कैसे उसकी आउटलाइन बनाएंगे, और फिर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद इनको हमने इन, ये जो अभी देखें अभी मिक्स है कि कैसे मैं इनको कनेक्ट करूँगा, अभी यहाँ पर कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो इसको क्लियर करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं, कैसे इनके पॉइंट्स बनाए जाते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए।